Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज है 12th ऑफ जुलाई और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का बर्थडे भी है। ठीक है, हम उनके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं और देश दुनिया की बाकी सभी खबरों पे हम बात करेंगे। कुछ राज्यों ने कुछ नई गवर्नमेंट स्कीम्स को लॉन्च किया है, हम उन स्कीम पे भी बात करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। एंड वीडियो के एंड में एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है। आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर इतनी चीजें? आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और जो पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और ये है कि आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बात, आज है मलाला डे। आप लोगों ने मलाला यूसुफजई के बारे में सुना होगा, ठीक है, जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा काम किया है। ठीक है, फिर हुआ क्या था, तालिबान की जब गवर्नमेंट थी, मतलब तालिबानी जो थे 2012 में उनको शूट कर दिया था। मलाला जो है वो पाकिस्तान से है और जो मिलिट्री ग्रुप है तालिबान 2012 में, उन्होंने मलाला को शूट कर दिया था क्योंकि वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम कर रही थी, राइट टू एजुकेशन के लिए बात कर रही थी। ठीक है, और इनके इस एजुकेशन के लिए इन्होंने जो कैंपेन्स रन किए, लोगों को जो एजुकेशन के बारे में बात की, प्रमोशन के लिए काम किया, इसलिए इन्हें 2014 में नोबल प्राइज भी मिला था। तो ये यंगेस्ट पर्सन है जिन्हें नोबल पीस प्राइज दिया गया है। ठीक है, और 12 जुलाई को हर साल हम मलाला डे के रूप में मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को डिक्लेयर किया था और 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई का बर्थडे भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, सिंस 2013 हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं गणेश उत्सव के बारे में। हम सभी को पता है कुछ समय बाद आपको अगस्त के महीने में गणेश उत्सव देखने को मिलेगा, जो कि 10 दिनों का एक त्यौहार ही होता है हमारे देश में, जहां अलग अलग जगहों पे गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। और अगर हम गणेश जी के बारे में बात करें तो गणपति उत्सव के लिए जो वर्ल्ड फेमस है इनफैक्ट, वो महाराष्ट्र है। लाल बाग के राजा के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं महाराष्ट्र में रखी जाती हैं। तो स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा गणेश उत्सव को। ठीक है, महाराष्ट्र डिक्लेयर पब्लिक गणेश उत्सव एज अ ऑफिशियल स्टेट फेस्टिवल। ठीक है, अब गणेश उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने, जब हमारे देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहे थे। तो जो आपके उत्सव होते हैं, त्यौहार होते हैं, मेले होते हैं, वो जनरली क्या होता है, लोगों की गैदरिंग होती है। और जब लोगों की गैदरिंग होती है तो वहां पर आप अपने एजेंडा के बारे में और देश को जागरूक करने के बारे में लोगों को बता सकते हैं। इसलिए 1893 में 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी और आज इसे स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जितने भी पंडाल लगते हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है गणेश उत्सव में, तो वो सारा जो अरेंजमेंट है, उसकी जो फंडिंग होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट उसके सारे खर्चों को मैनेज करेगा और लमसम फाइनेंशियल सपोर्ट भी पंडाल्स को प्रोवाइड करेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये फायदा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ना बात करते हैं आसाम गवर्नमेंट के बारे में। आसाम गवर्नमेंट ने गज मित्र, एक एप्लीकेशन है, एक स्कीम है गज मित्र, इसे लॉन्च किया है टू प्रोटेक्ट पीपल एंड एलिफेंट। लगातार क्या हो रहा है कि जब एलिफेंट जो है वो एंटर करते हैं जहां पर ह्यूमन रहते हैं फूड के लिए, खाने की तलाश में, है ना, तो उसमें क्या होता है ह्यूमन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कई बार आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए गज मित्र स्कीम की शुरुआत आसाम गवर्नमेंट ने की है। ठीक है, मैनी विलेजेस इन दीज डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत हो रही है, जहां पर रेगुलर और फ्रिक्वेंट इंसर्जेंस देखने को मिलता है एलिफेंट का टू सर्च ऑफ फूड। अब यहाँ पे जो आसाम का स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पावर्ड कैमरा भी इंस्टॉल करेगा फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पे लगातार मूवमेंट होता है एनिमल का, एलिफेंट का, जहाँ पे लगातार मूवमेंट होता है, जिससे रियल टाइम में वहां पे रहने वाले लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा सके और ह्यूमन और एनिमल के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको रोका जा सके। साथ ही साथ यहाँ पे आसाम गवर्नमेंट की जो मीटिंग हुई थी, आसाम के कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पे जो गांव प्रधान होते हैं,
ठीक है, गांव प्रधान को जो रिमरेशन दिया जाता है वो इंक्रीज कर दिया। पहले ये 9,000 रुपए पर मंथ था, इसको बढ़ाकर 14,000 पर मंथ कहे जाने की बात है 1 अक्टूबर 2025 से। ठीक है, चलिए अगली कहानी हम देखते हैं आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने अपने पेमेंट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करने की बात की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि 16 जुलाई से, आने वाली 16 जुलाई से क्या होगा, अगर पेमेंट 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, अगर पेमेंट 75 करोड़ रुपीस की ज्यादा की है, तो वो आरबीआई ई कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए होंगी, जिससे रियल टाइम में इनको ट्रैक किया जा सके और कोई भी डिले ना हो, कोई भी पेंडेंसी ना हो, और जल्दी से जल्दी हम इसको क्लियर कर सकें। तो डिले को रिड्यूस करने के लिए, रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली चेक करने के लिए 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए होंगे 16 जुलाई से। This system is an online platform that help RBI settle money transfer for the government and other banks. पहले ये 500 करोड़ था, इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 75 करोड़ रुपीस कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, ई कुबेर के जरिए 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी अकाउंट डिटेल से उनको मैच कर लिया जाएगा तो कई सारे दिनों का वेटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट ऑल्सो हेल्प इन द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ हाउ मनी इज बीइंग स्पेंड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट। ई कोबेट सिस्टम जो है उसको आरबीआई ने डेवलप किया है। इसका पर्पस है मैनेज ट्रांजेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बैंक्स, और जल्दी से जल्दी पेमेंट्स को क्विकली रिजॉल्व करना, सेफली पहुंचाना। और यहाँ पे ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है कि और आने वाले समय में इस लिमिट को 50 करोड़ किया जाएगा, अभी 75 करोड़ किया गया है। ठीक है, ना बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। हमारे देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक टू रेज 45,000 करोड़ रुपीस फंड बाय द शेयर सेल इन FY26। अब यहाँ पे देखो QIP के बारे में बात हो रही है। QIP का मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP आपको देखने को मिलेगा। तो QIP एक तरीका होता है जिसके जरिए बैंक जो होते हैं वो मनी को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बैंक, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको बैंक के शेयर बेचते हैं और बदले में एक बहुत ह्यूज अमाउंट क्रिएट करते हैं। इसे हम QIP के नाम से जानते हैं। तो इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 45,000 करोड़ रुपए फंड को जनरेट करेंगे FY26 में। कैसे जनरेट करेंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए, मतलब अपने शेयर्स को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेचने का काम यहाँ पर किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और बहुत जल्दी अपने QIP को लेकर आएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बिहार गवर्नमेंट अप्रूव 35% वीमेंस रिजर्वेशन फॉर डोमिसाइल होल्डर। जैसे कि बिहार राज्य में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, नौकरियां होती है, उसमें 35% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। लेकिन वो सभी महिलाओं के लिए, अगर कोई अदर स्टेट की फीमेल भी बिहार राज्य में किसी एप्लीकेशन को फिल करती तो उसको भी 35% रिजर्वेशन का पार्ट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट के समय 2016 में ये फैसला लिया गया था कि 35% यहाँ पे वीमेंस को रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। इसमें थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। चेंज क्या किया जा रहा है कि जो 35% रिजर्वेशन होगा ये केवल बिहार की डोमिसाइल होल्डर्स के लिए होगा। ठीक है, सो बिहार कैबिनेट डिसाइडेड दैट existing 35% quota for women in government job will now be restricted टू ओनली परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। ओनली बिहार की महिलाओं के लिए आपको 35% रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। पहले रिजर्वेशन ओपन टू ऑल था, मतलब सभी महिलाओं के लिए था, अगर वो अलग अलग राज्यों से भी बिहार राज्य में अप्लाई करती है। इसके अलावा क्या बोला है, जो पेंशन दी जाती थी विडो लोगों को, विडो मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो जो पेंशन अमाउंट था 400 रुपए का, वो उसको बढ़ाकर 1,000 रुपीज पर मंथ करने की बात की है। इसके अलावा नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बिहार यूथ कमीशन का फॉर्मेशन भी किया जाएगा, जिससे यूथ के लिए राज्य में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया जाएगा। ठीक है, ना बात करते हैं एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025। ये रिसेंटली कंक्लूड हुई है, कहाँ पर, चाइना में। अगर आपसे पूछा जाए एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी, तो ये बीजिंग चाइना में हुई थी। भारत को कितने मेडल मिले हैं, भारत को 9 मेडल्स मिले हैं। उन 9 मेडल्स में से 3 गोल्ड मेडल हैं। 3 गोल्ड मेडल किसको मिले हैं, तो पहला नाम आता है हरविंदर सिंह को,
फिर दूसरा है हरविंदर और भावना को, जो कि मिक्स टीम इवेंट में मिला है, और शीतल देवी और ज्योति को कंपाउंड वीमेंस टीम में मिला है। यहाँ पर हरविंदर सिंह का नाम आपको 2 बार देखने को मिलेगा। ये वर्ल्ड नंबर 1, इंडिया के वर्ल्ड नंबर 1 पैरा आर्चर देखने को मिलेंगे, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है और इनको 2 गोल्ड मेडल यहाँ पर मिले हैं। वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, सॉरी एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप को वर्ल्ड आर्चरी एशिया ने ऑर्गेनाइज किया था, और 2028 में ये चैंपियनशिप लॉस एंजलिस में आपको समर पैरा ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में देखने को मिलेंगे। नाउ बात करते हैं नेस्ट एंड यूनिसेफ स्टार्ट तलाश फॉर ट्राइबल यूथ डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जिसका नाम है नेस्ट, और यूनिसेफ दोनों ने मिलके क्या किया है, तलाश प्रोग्राम की शुरुआत की है। तलाश का मतलब क्या है, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। इसमें क्या करना है, जो ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, उनकी पर्सनल ग्रोथ करनी है ट्राइबल स्टूडेंट की, और उनको एजुकेशन में सपोर्ट करना है। तो तलाश अ न्यू प्रोग्राम टू सपोर्ट द एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ ऑफ द ट्राइबल स्टूडेंट। जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। 28 स्टेट्स को ये कवर कर रहा है, 8 यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहा है। तलाश का फुल फॉर्म याद रखना है, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सहयोग से ये रन, यहाँ पे सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के सहयोग से और यूनिसेफ की मदद से इसको रन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वन कचेरा, वन कचेरला रिजर्वायर प्रोजेक्ट। यहाँ पे 2 राज्य हैं, एक है आंध्र प्रदेश और एक है तेलंगाना। दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी डिस्प्यूट आपको देखने को मिल रहा है, उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। रिसेंटली अ न्यू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हैज इमर्ज between Telangana and Andhra Pradesh over the One Kacharla Reservoir project. तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 को ब्रीच किया गया है, उसका वायलेशन हुआ है। ये जो है एक इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाएगा बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। और यहाँ पे गोदावरी नदी का जो सरप्लस वाटर है, गोदावरी नदी का जो सरप्लस वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है, उसको बेसिकली क्या किया गया है, डाइवर्ट करने का काम यहाँ पर किया गया है, और इस पानी को पहुंचाया जाएगा कहाँ पे, रॉयल सीमा में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है वो प्लान टू चैनल वाटर फ्रॉम गोदावरी बाय द कृष्णा रिवर सिस्टम। इसमें आंध्र प्रदेश जो है वो इम्प्लीमेंटिंग स्टेट है, जो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और तेलंगाना स्टेट जो है वो ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 को ब्रीच किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नदियों के बारे में बात करें, कौन कौन सी नदियों का इन्वॉल्वमेंट है, तो गोदावरी टू कृष्णा टू पैना रिवर का इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ पे क्या क्लेम किया गया है या क्या कंसर्न रेज किया गया है बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट, तो पहला तो इस एक्ट का वायलेशन किया गया है। दूसरा बोला गया है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे इस तरीके कोई प्रोजेक्ट रन करते हो तो आपको गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और सेंट्रल वाटर कमीशन की परमिशन की जरूरत है, प्रॉपरली अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा कुछ किया नहीं गया, ऐसा क्लेम यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। ये एक नई मार्केट में स्कीम आई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा। आइए हम इस स्कीम के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली पुरानी स्कीम है, लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है हम कुछ एडिशनल फंडिंग यहाँ पर देंगे मार्जिनलाइज स्टूडेंट के लिए। तो यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री इज इन अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग एडिशनल अलोकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें लो इनकम ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, डी नोटिफाइड जो आपकी नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स होती हैं, लैंडलेस फार्मर्स के बच्चे होते हैं, ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट होते हैं उनके बच्चे होते हैं, जो कि हायर स्टडी मतलब मास्टर्स या फिर पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है। और इसकी नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। इसके अंदर हर साल 125 फ्रेश कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और उनको फंडिंग दी जाती है, जो भी परस्यू करना चाहते हैं मास्टर डिग्री या फिर पीएचडी डिग्री। क्लियर है, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि 125 कैंडिडेट में से 115 एससी कैटेगरी के हैं, 6 बच्चे डी नोटिफाइड नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स के हैं, 4 बच्चे जो है वो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स के हैं। इस तरीके से बातें की गई हैं, और 30% स्कॉलरशिप फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होती है। कंडीशन है कि जो भी एप्लीकेंट है उनकी एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 तक यहाँ पर। इसके अलावा एप्लीकेशन जो है वो एक्रेडिटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में दी जाएंगी।
अगर कोई बच्चा है जो मास्टर करना चाहता है तो उसकी बैचलर में मिनिमम 60% डिग्री, मतलब 60% मार्क्स होने चाहिए। कोई बच्चा है जो अगर पीएचडी करना चाहता है तो जब उसने मास्टर की होगी तो 60% उसका नंबर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और टोटल जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, लेस देन 8 लाख रुपीज, तभी आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कला सेतु चैलेंज फॉर एआई स्टार्टअप इन इंडियन लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल एआई में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और अलग अलग जो ऑडियो वीडियो है उनको मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज में आप कन्वर्ट रखने के लिए कोई स्टार्टअप है, कोई नया एप्लीकेशन है, तो उनके लिए इस चैलेंज की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज स्टार्टेड अ न्यू चैलेंज called the Kala Setu to support AI startup working on the real-time content tool for Indian language। ये जो नेशनल लेवल चैलेंज है इनवाइट कर रहा है स्टार्टअप को टू क्रिएट एआई बेस्ड टूल दैट कैन टर्न टेक्स्ट इनटू ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स कंटेंट इन द मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है। नाउ बात करते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कपाटा गुड्डा। ये है कपाटा गुड्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इस पूरे एरिया को इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई किया गया है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। So Union government issues the final notification declaring the eco-sensitive zone around the Kapata Gudda Wildlife Sanctuary, जो कि गड़क डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगी। अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट सिस्टम आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे रिवराइन सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ग्रासलैंड आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे वेस्टर्न घाट ऑफ नॉर्थ कर्नाटका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नाउ बात करते हैं, NEGD लॉन्चेस AI इन गवर्नेंस ट्रेनिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल एट IIT दिल्ली। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम AI में काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम गवर्नमेंट टूल के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो फ्रेंडली तो होने चाहिए, वो इस AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर सकें। इसलिए एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है विद द सपोर्ट ऑफ IIT दिल्ली। ठीक है। टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पब्लिक गवर्नेंस, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन इन्होंने 2 दिन की AI फोकस ट्रेनिंग वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया है IIT दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। बिल्ड कैपेसिटी फॉर रिस्पॉन्सिबल AI एडॉप्शन इन पब्लिक सेक्टर ऑपरेशंस, और इसको जो एकेडमिक पार्टनर है वो IIT दिल्ली आपको देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं मी 5 के बारे में। मी 5 बिकम इंडियाज फर्स्ट होम ग्राउंड इंटरप्राइजेज SSD मैन्युफैक्चरर। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ड्राइव्स होती हैं जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, राइट। तो M5 सेमीकंडक्टर जो है वो भारत की पहली होम ग्राउंड इंटरप्राइजेस बन चुकी है, जो डिजाइन भी कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है SSD को। ठीक है, अंडर द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, क्योंकि लगातार भारत में जो है वो डिमांड इंक्रीज होते जा रही है डेटा को स्टोर करने की। तो हमारा यहाँ पे है, डिमांड फॉर स्ट्रॉन्ग डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन इज राइजिंग because the world is expected to generate over 180 zettabyte of data by the 2025। और SSD का जो मार्केट है वो अभी $27 बिलियन का है 2024 में। ऐसा बोला जा रहा है कि 2028 तक एक $50 बिलियन का मार्केट हो जाएगा। चलिए नाउ बात करते हैं रिलायंस इंफ्रा के बारे में। रिलायंस इंफ्रा एंड US फर्म सील 20,000 करोड़ रुपीज पैक्ट टू मॉडर्नाइज इंडियाज जेट एंड चॉपर। अब जैसे कि हमने MiG-29 को प्रक्योर किया, हमने जैगवार को प्रक्योर किया, या हम जो भी फाइटर जेट हेलीकॉप्टर्स यूज करते हैं, इनकी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, इनको लाइफ साइकिल सपोर्ट की जरूरत होती है, इनके सिस्टम्स को अपग्रेड करने की जरूरत होती है। तो इस तरीके की जो फैसिलिटी है वो रिलायंस और US की फर्म ओपन कर रही है, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का पैक्ट साइन किया गया है। तो रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, has entered into the strategic partnership with US-based Coastal Mechanics to tap India into a 20,000 crore rupees defense maintenance, repair and overhaul market। इसमें बेसिकली लाइफ साइकिल सपोर्ट, अपग्रेड सर्विस, क्रिटिकल इंडियन मिलिट्री प्लेटफॉर्म के लिए, फाइटर जेट्स के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए प्रोवाइड की जाएगी। कोस्टल मैकेनिज्म जो है वो ऑथोराइज्ड कॉन्ट्रैक्टर है फॉर US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, मतलब एक ऑथोराइज्ड बॉडी है जिसके साथ हमारा ये पैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट, अब एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, वो है आपके फ्रॉड की। ठीक है, आपके बाबाओं की कई सारे फ्रॉड बाबा आपको देखने को मिलते हैं, जो कि लोगों को गुमराह करते हैं, है ना।
रिलीजन के साथ, लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो ऐसे जो फेक बाबा हैं उनको उनके अगेंस्ट एक ऑपरेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कालनेमी। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द फेक सेंट्स हु चीट पीपल एंड मिसयूज रिलीजन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, मुंबई में एक ब्रिज है जिसका नाम था कार्नेक ब्रिज। रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है और उसका नाम चेंज भी किया गया है, इसका नाम रखा है सिंदूर, क्योंकि रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर पे विजय हासिल की थी। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली रीबिल्ड कार्निक ब्रिज को इनॉग्रेट किया है मुंबई में और इसका नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस को बताता है। ओरिजिनली ये जो ब्रिज है इसका नाम जेम्स रिबेट कार्नेक के नाम पे रखा गया है, जो कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे रहे हैं 1839 से लेकर 1841 के बीच में, और इसी का नाम सिंदूर ब्रिज रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। विच कंट्री हैज बिकम द 21st मेंबर टू अडॉप्ट यूरो एज अ ऑफिशियल करेंसी? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुल्गारिया। What is the name of the new decentralized messaging application launched by the Twitter co-founder Jack Dorsey? तो जैक डॉर्सी का नाम पहले भी एग्जाम में बना है, वापस से बन सकता है। ठीक है, विच वर्क विदाउट इंटरनेट यूजिंग द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर एक मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाया गया है जैक डॉर्सी के द्वारा, जो कि ब्लूटूथ से ऑपरेट होता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसका नाम है विट चैट। क्या नाम है? विट चैट, ऑप्शन नंबर बी। Who has been appointed as a new president and CEO of BMW Group India? अब मैंने आपको बताया है, हरदीप सिंह बरार इज द राइट आंसर। अब रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर 2025 से 2027 के लिए आईआईटी गुवाहाटी की स्टूडेंट जिनका नाम है सुकन्या सोनोवाल। पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन टी रविशंकर बन चुके हैं। डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी आपको अश्विनी लोहानी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। आपको सारी चीजें पीडीएफ में मिल जाएंगी, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत चैलेंज? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंडियन कोस्टल गार्ड एंड जापानीज कोस्टल गार्ड ने एक ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत की थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जामाता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which prestigious award was recently conferred upon Prime Minister नरेंद्र मोदी by the Brazil? तो ब्राजील गवर्नमेंट ने जो हाईएस्ट अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया उसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। वो पहली कौन सी कैरेबियन कंट्री है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है? आंसर हो जाएगा त्रिदाद एंड टोबैगो, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मैनी मेडल डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स? तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में भारत को टोटल कितने मेडल मिले हैं? भारत को 588 मेडल मिले हैं और मेडल टैली में इंडिया थर्ड नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो टीम इंडिया सिक्योर टोटल 588 मेडल्स इंक्लूडिंग द 280 गोल्ड मेडल्स। ये जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 है ये बर्मिंगम में यूएसए में हुई थी। मेडल टैली में यूएसए टॉप पर आपको मिल जाएगा, ब्राजील सेकंड नंबर पे आपको दिख जाएगा और थर्ड नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। और 2029 का जो यहाँ पर टूर्नामेंट होगा वो कहाँ पर होगा? भारत में अहमदाबाद में आपको देखने को मिलेगा। बिस्मिल्ला जान सिनवरी एक इंटरनेशनल क्रिकेट एम्पायर थे जिनकी डेथ हो गई है, ये किस कंट्री से थे? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ये भी हमने डिस्कस किया था। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, माही रिवर। माही रिवर किन राज्यों से बहती है? ठीक है, यहाँ पे राज्यों के पेयर्स हैं, आपको सही पेयर आइडेंटिफाई करना है और अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? इसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन। आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मैगजीन्स को डाउनलोड करने के लिए, पीडीएफ्स के लिए और आपके पीवाईक्यूज के लिए। ठीक है, मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।